हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट नक्षत्र पदार्थ के बारे में बताया था। अब हम नक्षत्र पद से आगे बढ़ते हुए पहले नक्षत्र पे जाएंगे और फिर हम पहुंचेंगे राशि के ऊपर। ठीक है। और नक्षत्र के वेरिएशंस को समझाने के लिए मैंने सलमान खान और जैनेंद्र सरस्वती जी की कुंडलियों का आपको एक एग्जाम्पल भी एक जस्ट पिछले वीडियो में दे दिया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो वो वहां के दोनों वीडियोस को देख लें, उनको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम ये तो समझ चुके थे कि कुंडली के अंदर आपके पास 9 नक्षत्र पद होते हैं। अब ये 9 नक्षत्र पद से हमें राशि तक का सफर करना है। जैसे हमने केमिस्ट्री में बात कही थी कि हमें अगर वाटर बनाना है तो H2O होना चाहिए। तो ये जो आपके पास नक्षत्र के पद हैं ये केमिस्ट्री में इंडिविजुअल एलिमेंट्स, या ये कह लूं एलिमेंट्स भी नहीं, इंडिविजुअल एटम्स की तरह काम करते हैं। आपको जितनी भी तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनाने होंगे उन एटम्स को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाते जाइए और रिजल्ट्स बन जाएगा। आज जो समझाऊंगा इसमें केमिस्ट्री बस इतनी ही सी है कि अलग अलग पद अलग अलग चीजों के साथ मिलते हैं। तो जैसे अलग अलग एटम्स आपस में मिलें तो कुछ नए नए मटेरियल्स बनते हैं, वैसे ही काम होता है। दूसरा तरीका होगा, हम इसको थोड़ा सा पॉलिटी से समझेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस से समझेंगे। देखिए 9 नक्षत्र पद थे, 9 नक्षत्र पद अगर मिले तो बनती है एक राशि। ये अगर मिल जाए तो आपको एक चीज मिलती है, वो है राशि। अब सवाल ये उठता है कि 9 नक्षत्र पद से मिलकर एक राशि क्यों बनेगी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि 9 नक्षत्र पद को मिलाएं तो एक राशि बनेगी। ठीक है, अब इस सवाल के जवाबों को ढूंढेंगे और इसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप जो भी मालाओं को यूज करते हैं, जब भी आप जाप करते हैं तो उसमें 108 मालाएं क्यों होती हैं। इस सवाल का जवाब इस पॉइंट, इस थॉट पे छिपा था कि 9 नक्षत्र पद की एक राशि होती है। अब देखिए कैसे। आपको कुल मिलाकर जब नक्षत्र बताए तो 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, कुंडली में 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र के विवरण को इस तरीके से कहा जाता है कि चंद्रमा के पास 27 वाइफ्स हैं, 27 बीवियां हैं और हर एक नक्षत्र को चंद्रमा की एक वाइफ के तौर पे बताया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा घूमते घूमते 27 अलग अलग नक्षत्र अलग अलग घरों में जाके रहते हैं और फिर साइकिल को रिपीट करते चले जाते हैं। इसीलिए ये जो 27 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों के अंदर चंद्रमा का कंटिन्यूअस एक साइक्लिक फैशन में गोचर होता रहता है। हर एक दिन में चंद्रमा को एक नक्षत्र आगे बढ़ जाना है। ये चंद्रमा की गति पे बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसीलिए चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, चंद्रमा कभी अपनी स्पीड चेंज नहीं करते। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जा सकता है या ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा एक तरीके से सर्कुलर वे में किए जा रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से सर्कुलर मोशंस में अगर आप बात करोगे तो हर तरफ का जो डायामीटर है वो सेम होता है। एलिप्टिकल कंडीशन में डायामीटर की जगह हम फोकस की बात करते हैं। फोकल पॉइंट्स में आपको कहीं कहीं पे पास, कहीं कहीं पे दूर डिस्टेंस मिलता है। चंद्रमा का कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ मान के चला जाए तो 27 नक्षत्रों में उसकी जो साइकिल है वो अप्रोक्सीमेटली 27 से लेकर 29 डेज के अंदर पूरी होती है। इसलिए मैंने कहा था कि अभी हमें पॉलिटिकल साइंस लगानी पड़ेगी। तो बात आएगी, चंद्रमा से ट्रांजिट करना है, सूर्य की तरफ जाना है,
चंद्रमा से ट्रांजिट करके सूर्य की तरफ जाना है, इसीलिए नक्षत्र से राशि की तरफ जाना है। 27 नक्षत्र को अगर मैं 12 राशियों में कुछ करना चाहूं तो कुछ कर पाऊंगा क्या? 27 डिवाइड बाय 12 ये कोई एग्जैक्ट नंबर बनके नहीं आता, इसलिए मैं 27 नक्षत्रों को आपके 12 राशियों में डिवाइड नहीं कर सकता था। किसी बहुत ही ज्ञानी इंसान ने क्या किया, इनमें पद बनाए हुए थे और उन पदों की संख्या एक नक्षत्र में 4 पद की थी, इसलिए ये कैलकुलेशन बन गई। चलो अब शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट लगाते हैं तो 27 इंटू 4 और इसको लिख देते हैं 4 इंटू 3। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये खत्म, ये खत्म, कुल मिला के क्या आ गया? 9। इसका मतलब है कि 9 नक्षत्र पद से आपकी एक राशि बन सकती है, जो मेरा पिछला स्टेटमेंट था। लेकिन ये शॉर्टकट में हम वो चीज भूल जाएंगे जो हमें 108 दिखाती होगी। अब देखिए 108 भी दिखाई देना चाहिए। जो उपाय या जो माला जो भी आप करते हो उसका ग्राउंड यहां छिपा है इस टर्म के अंदर। एंड दिस टोटल इज इक्वल्स टू नथिंग मोर देन 108। तो आई होप कि अब आपके दिमाग की बत्ती जल जाए कि क्यों किसी भी जाप के अंदर, किसी भी माला वाले जाप के अंदर 108 बात कही जाती है, या रिपीटेशन को 108 टाइम्स क्यों कहा गया है। क्योंकि आप जब एक माला जाप करेंगे तो कुल मिलाकर जितने भी नक्षत्र हैं उनके सभी पदों को एक बार नमन कर लेंगे। नहीं तो जो मैंने कहा ना कि केमिस्ट्री में हमारे पास कुल मिला के 108 इंडिपेंडेंट एटम्स हैं जिनको आप जोड़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो किसी ने बोला कि भाई किसी एक भी एटम को क्यों दुखी करें, वो हमारे साथ मिलके कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस वजह से जब आप पूजा करते हो तो आप 108 जप करते हो, जो कि 27 नक्षत्र के चारों पद को पूर्ण प्राप्ति कर लेते हैं। धर्म का भी, अर्थ का भी, काम का भी, मोक्ष का भी। पूरे पद करते 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 आप मूव करते हुए कंप्लीट करते हो अपने 108 नक्षत्र। जब आप 108 नक्षत्र को एक माला में कंप्लीट करते हो तो आप अपने कुंडली में सभी राशियों को कंप्लीट कर लेते हो, क्योंकि ये डिवाइड बाय 12 आपके सामने इसी का शॉर्टकट रखा था, वो बना था आपका ये 9 पद एक राशि, और अगर 12 राशि पूरी कर ली जाए तो इतना आपका सर्कुलर मोशन। ये चीज आपको अब समझ में आ जाएगी कि हम अपने नक्षत्रों के अंदर भी उनके जो पद, उनके जो टुकड़ों को बना के काम कर रहे हैं, उनकी बहुत अहमियत है। हम अपनी पूजा में भी उनके बराबर की संख्याओं में किसी भी काम को करते हैं। एंड सेकंड, ये वो 9 नंबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग अपने लक को आजमाते हैं। हर चीज को कनेक्ट करेंगे तो वो 9 की तरफ चली जाती है। अब यहां तक की तो बात हो गई नक्षत्र पद से, अब राशि तक आना है। अब मैंने आपको 2 हिंट्स दी। पहली बात ये कि नक्षत्र पे हुकूमत किसकी है? इस पे हुकूमत है चंद्रमा की, बिकॉज दे से कि 27 नक्षत्र जो हैं वो चंद्रमा की वाइफ्स हैं। अब बात यह है कि चंद्रमा अपने आप में एक रॉयल प्लेनेट है और वो राशि के अंदर अपने नक्षत्रों को क्यों देगा? कोई भी अपनी सॉवरेनिटी को क्यों गवाएगा? और गवाएगा तो फिर कोई ना कोई कंडीशंस होंगी। नक्षत्र पे पूरा अधिकार चंद्रमा का है और यही कारण है कि जितनी भी नक्षत्र बेस्ड दशाएं हैं वो हमेशा चंद्रमा से शुरू होती हैं, ठीक है, और उनका आधार हमेशा चंद्रमा होता है क्योंकि वो उनके पूरे तरीके से स्वामित्व रखता है। लेकिन राशि जो होती है वो कंसेप्ट है सूर्य का। हमारे पास 12 ही राशि है, हमारे पास 12 ही महीने हैं। सूर्य एक एक राशि में एक एक महीने जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नक्षत्र का कंसेप्ट जो है वो गया चंद्रमा के पास, राशि का जो कंसेप्ट है वो गया सूर्य के पास। अब इस बात को समझना है और इसी बात के अंदर
सारे खेल छुपे हुए हैं कि राशि क्या चीज है, राशि क्या चीज है। किसको कैसे समझा जाए, अब इसको देख लीजिए। एक 108 नक्षत्रों को अगर कोई रूल करेगा तो वो रिपोर्ट करेगा चंद्रमा के पास। 108 इंडिविजुअल नक्षत्र पदों को, सॉरी ना कि नक्षत्रों को बल्कि नक्षत्र पदों को जो रूल करेंगे वो क्या करेंगे, वो सारी रिपोर्ट देंगे चंद्रमा के पास। अब ऐसे स्थिति में आपका सूर्य क्या करेंगे, सूर्य कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा ये 108 अलग अलग हिस्सों में किस चीज को कहां कैसे कैसे कंट्रोल करें। तो जो उन्होंने लॉजिक दिया वो कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए हम अपने जब देश के नक्शे को लेते हैं तो हम इसको रूल करने के लिए क्या करते हैं, हम इतने बड़े चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया करते हैं। एंड दिस इज वाई मैंने कहा कि यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम समझना पड़ेगा। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कहता है कि यहाँ पे बैठेगी गवर्नमेंट, ठीक है, जिसे आप कहते हो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इसको आप कह सकते हो सन, यहाँ पे बैठेगा सन, और यहां से बैठ के उसको पूरे के पूरे इन सभी के ऊपर रूल करना है। तो इनको रूल करने के लिए, इतने बड़े देश को रूल करने के लिए हमने क्या सिस्टम अपनाया, हमने इनको छोटे छोटे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में बांट के रखा हुआ है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है ना, ये हमारे को हेल्प करते हैं किस तरह से, जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई काम करना होता है तो वो पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर की घंटी बजा देते हैं, ठीक है, कि हेलो हम बोल रहे हैं काम होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, सूर्य पूरे के पूरे 108 के पास जाके एक एक से बात नहीं करेगा, सूर्य एक जगह बैठेगा और वहां से बैठ के बाकियों को वो अपने अपने क्या लगा देगा, एक एक सेक्रेटरी लगा देगा। जिसे आप इंडियन सिस्टम के अंदर कहते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एक कहीं ना कहीं कलेक्टर बिठा देती है। बस उसी तरीके का काम है। चंद्रमा के नक्षत्र पदों से जितने भी प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, नक्षत्र पदों से जितने भी प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, वो सारी रिपोर्टिंग चंद्रमा के पास करेंगे। लेकिन उनको चलाने के लिए, उनको एक व्यवस्थित ढंग से बनाए रखने के लिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसे हम नाम देते हैं राशि का। राशि से क्या होता है, सूर्य पूरे के पूरे 108 नक्षत्र पदों की तरफ नहीं जाता, वो बोलता है कि भैया 9 नक्षत्र पद तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो, ये 9 नक्षत्र पद तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम संभालो। इस तरीके से वो अलग अलग ग्रहों को उन नक्षत्र पदों को दे देता है और सबको बराबर बांट देते हैं। ठीक, 108 है, अगर आप देखोगे तो कितने ग्रह हैं आपके पास, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, शनि, और शनि के बाद आपके पास मंगल। राहु और केतु को कोई राशि अलॉट नहीं होती। अब इसमें लड़ाई ये हो जाएगी कि चंद्रमा को कम मिलेंगे या सूर्य को ज्यादा मिलेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सूर्य ने कहा हमारे पास बहुत जिम्मेदारी है, ऐसा करो हमारे को एक राशि दे दो। चंद्रमा ने कहा मेरे को भी हर जगह घूम घूम के जाना है, सबके यहाँ डाक बांटनी है, मैं भी नहीं लूंगा, मेरे को भी एक राशि दे दो। तो एक राशि सूर्य के पास, एक राशि चंद्रमा के पास। इस तरीके से इन्होंने अपने सिस्टम को बनाया ताकि वर्कलोड जो है अपने आप ऊपर नहीं रखना होता, वर्कलोड दूसरे के ऊपर डाल दो। ठीक है, तो इस हिसाब से जब आप देखोगे तो आप देखो सूर्य ने अपने पास एक राशि रख ली जिसे आपने कहा लियो। इसी तरीके से चंद्रमा ने अपने पास एक राशि रख ली जिसको हम लोगों ने कहा कैंसर। अब एक राशि रखी, इसका मतलब इसने अपने पास 9 नक्षत्र पद रख लिए और इसने भी अपने पास 9 नक्षत्र पद रख लिए। अगर इन दोनों ने 9 नक्षत्र पद रख लिए तो आखिरी में कितने नक्षत्र पद अभी बाकी बचे हुए हैं। आप 108 में से 18 को माइनस कर दें तो आपको सीधे सीधे रिजल्ट मिल जाएगा 90 नक्षत्र पदार्थ का। 90 नक्षत्र पदार्थ हैं जो कि बचने हैं। कितने बचे हैं,
90 नक्षत्र पदार्थ हैं जो कि बंटने हैं। ग्रह कितने हैं हमारे पास? देखिए, एक तो हो गया शनि, एक हो गया गुरु, एक हो गया शुक्र, एक हो गया मंगल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा कौन सा एक ग्रह है जो कि रह गया? बुध रह गया, यस, मर्क्यूरी रह गया। ठीक, अब अपने पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, राहु और केतु, 9 पूरे हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये बचे हुए जो हैं इनके अंदर आपको ये चीजें बांटनी है। अब 1 2 3 4 5 के हिसाब से इसको बांट दीजिए। जब 5 के हिसाब से बांटेंगे तो फिर क्या होगा? 90 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। कुल मिला के 18 नक्षत्र, कुल मिला के 18 नक्षत्र, कुल मिला के 18 नक्षत्र पद इनको मिलने चाहिए थे। नक्षत्र पद क्या, बल्कि ऑलमोस्ट एक कंप्लीट एक बराबर में जो हम कह सकते हैं लैंड डिविजन्स हैं, वो डिवीजन सबको मिलने चाहिए थे। तो इस तरीके से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना रिजल्ट आ जाएगा? ये आएगा आपके पास 18 का। 18 का, ये 18 का मतलब क्या है? ये 18 नक्षत्र पद अगर मुझे देने हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? 9 नक्षत्र पद सबको दे दूं। ये 18 नक्षत्र पद मुझे देने हैं तो मैं 9 नक्षत्र पद सबको दे सकता हूं। अब 9 नक्षत्र पद मैंने सबको देना शुरू किए। अब देखिए, कुंडली की तरफ चलेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो युद्ध हो जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। अब ये कैसे काम करेंगे इसको समझ लीजिए। ये बनिए आपकी कुंडली के 12 घर, इसको आपने 9 पद दे दिए, इसको भी 9 पद दे दिए। इस तरीके से हमने अलग अलग राशियों को 9 नक्षत्र के पद दे दिए, और ये जैसे ही कंप्लीट हुए तो आपके सारे के सारे 108 नक्षत्र पद जो थे वो बढ़ चुके थे। अब लड़ाई होगी राशि को लेकर। नक्षत्र पद यहां पे भी, 9 नक्षत्र पद यहां पर भी, इसी तरीके से 9 यहां, 9 यहां, 9 यहां और 9 नक्षत्र पद यहां। ठीक है, अब बढ़ गया। अब सवाल यह है कि भैया मेरे को सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन चाहिए, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि जब हमने 18 में से 9 कर को सबको बांटे हैं, हमने अपने पास एक एक राशि रखी है, तो आप क्या करो, मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता हूं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये 9 नंबर ही रहेगा, ये 10 नंबर, और ये 11 नंबर, और ये 12 नंबर। चाहो तो अब मैं यहाँ से ये कुछ पद को मिटा देता हूँ क्लैरिटीज के लिए, ये साफ, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ तक आपको एक बात समझ में आई कि सबके अंदर इक्वल अमाउंट में नक्षत्र पद आ चुके हैं, लेकिन अब लड़ाई इस बात की है कि कौन सी जमीन किसको मिलेगी। सांबा और ठाकुर की लड़ाई। ठीक, अब यहां से करना है। होना क्या है, ये वाले को तो चंद्रमा ने रख लिया अपने पास, मेरी टेरिटरी है, घुसना नहीं, मेरा हिस्सा है। सूर्य ने बोला ये मेरी टेरिटरी है, हमारे पास कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन अब हमें चीजों को ऐसे बांटना है, ऐसे बांटना है कि जो तुम्हारे पास आए वही मेरे पास आए, जो तुम्हारे पास आए वही मेरे पास आए। ठीक है, तो अब इन्होंने खेल शुरू किया। इन्होंने बोला मेरे से आगे वाले टेरिटरी को मैंने दिया है कन्या राशि 6 नंबर, और इसको मैं बोलूंगा कि ये बुध की राशि है। तो चंद्रमा ने बोला ठीक है, मैं अपने से पीछे एक को दे देता हूं। इसने उठाया मिथुन, ये दे दिया किसको? बुध को। सूर्य ने बोला ठीक है, मैं अगर आगे चल के जाऊं तो मुझे जो दिखाई दे वो शुक्र दिखाई देगा, तो ठीक है, मुझे यहाँ पे शुक्र की राशि 7 नंबर दिखाई दी। चंद्रमा ने कहा ठीक है, आपके साथ यहां तक सरकार चलानी है, हाँ तो इसको भी हम एक बराबर कर देते हैं, तो हम भी इसको दे देते हैं शुक्र को। ठीक है, अब सूर्य ने कहा मैं एक घर और आगे जाऊंगा तो मुझे मंगल की राशि चाहिए, मंगल को वो एरिया दे दो, तो ये एरिया है मंगल के पास। जब चंद्रमा उतने ही दूरी पे जाएगा तो 1 नंबर की राशि लेकर
ये 1 नंबर की राशि मंगल को, सूर्य से 4 घर और चंद्रमा से 4 घर। अब ये है कि भैया इसने कुछ काम खराब किया तो ये इतनी ही दूरी पे जाके मार सकता है जितनी दूरी पे ये जाके मार सकता है। चीफ मिनिस्टर को उसे कहने की बराबर आजादी है जितनी आजादी की प्राइम मिनिस्टर को उसे कहने की, बराबर होगा दोनों तरफ से। ये बोले कि ठीक है मैं आगे जाऊंगा तो मुझे गुरु मिलेंगे, यहाँ पे आ गए सेजिटेरियस साइन और उसके स्वामी हो गए जुपिटर। तो मून ने कहा ठीक है हम भी बराबर कर देते हैं, 12 नंबर की राशि गुरु को दे देते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा ठीक है अगला मेरे तरफ से होगा शनि, तो चंद्रमा ने कहा ठीक है हमारी तरफ से भी होगा शनि। हो गई लड़ाई खत्म, सबको बराबर हिस्से में चीजें बटी, सबको 9-9 के नक्षत्र पद बटे और सबको इतने इक्वल डिस्टेंस पे बटे कि जितनी दूरी तक मेरी नजर जाती है उतनी दूरी तक तुम्हारी नजर जाएगी, तो तुम्हें भी वही दिखेगा जितना मुझे दिखेगा। इस तरीके से राशियों का विभाजन हो गया। चंद्रमा ने अपने नक्षत्रों को न्यौछावर किया तो सूर्य ने कहा ठीक है मैं भी राशि के हिस्सों में से कुछ चीजों पे तुम्हें अधिकार दे देता हूं। किन हिस्सों पे अधिकार रहेगा? अब अधिकार इस बात पे आएगा कि कारकत्व किसको क्या करना है। तो कारकत्व जो होगा, ध्यान रखिएगा, कारकत्व जो होगा वो सूर्य के पॉइंट से चलता है। कारकत्व जो है वो सूर्य के पॉइंट से चलता है, ना कि चंद्रमा के पॉइंट से। सूर्य ने कारकत्व में सबसे पहले बोला कि मैं यहां पे जाके उच्च का होता हूं, मेरे को फर्स्ट हाउस का कारकत्व दे दो। और इसकी वजह से अगर हम बात करें तो लगन फर्स्ट हाउस में जो कारक आपको मिलता है वो मिलता है सन, इसका कारक होता है सूर्य। इसके बाद अब सूर्य के आगे पीछे कौन बैठेगा? सूर्य के आगे पीछे बैठेंगे उसको मंत्रणा देने वाले लोग। तो सेकंड हाउस को कारक मिलता है जुपिटर। भले वो घर, भले वो राशि शुक्र की है, लेकिन वहां पे कारकत्व किसका माना जाता है? गुरु का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने वाला कैबिनेट यहां बैठेगा। ठीक है, कैबिनेट बैठ गया। कैबिनेट बैठने के बाद अब भैया आपको चाहिए पराक्रम, कोई मारपीट होगी तो बाहर कौन संभालेगा? उन्होंने कहा तीसरा जो भाव होगा, भाव में ले लूंगा मंगल के लिए। अब आप समझ रहे हो, राशियां एक अलग चीज थी और भाव एक अलग चीज है। मैंने इसीलिए कहा कि नक्षत्र से चंद्रमा के साथ बंटवारा करके राशियां बनाई गई हैं। भाव का कंसेप्ट जो है वो राशि से इंडिपेंडेंट है। प्रधानमंत्री यहां बैठेंगे तो उनके बाजू में सलाह देने वाले यहां बैठेंगे, उनके बाजू में रक्षा करने वाले जो हैं वो हैं आपके मंगल, वो यहां बैठेंगे। फिर बात आई कि भाई जनता आएगी, जनता बैठेगी तो जनता को देख रेख करने के लिए ऐसा चाहिए जो इमोशनल हो। तो आप भी केंद्र में बैठो मेरे साथ, मैं भी केंद्र में बैठा प्रधानमंत्री हूं, आप भी केंद्र में बैठो, आप भी चीफ मिनिस्टर हो, ये यहां बैठ गए। अब चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनको भी सलाह देने के लिए कोई बैठेगा, इनके लिए जुपिटर यहां बैठेंगे। इसके बाद आप बात आएगी कि इनके भी स्टेट की सुरक्षा है, इनके लिए मंगल यहां बैठेंगे। ये हो गया, यहां तक सब बैठ गए। अब इनके बाद ये पूछेंगे किससे बात, किससे करें, क्या बताना है? लड़ाई झगड़े तो चल नहीं रहे, बताओ क्या चल रहा है अपने यहाँ पे, फाइनेंस में क्या चल रहा है, या अपने यहाँ कोई सी कंडीशन क्या चल रही है। तो इसका सेकंड भी शुक्र है, और मैंने चंद्रमा से सेकंड भी शुक्र के पास आ रहा था, सॉरी चंद्रमा से थर्ड शुक्र के पास था, सूर्य से थर्ड भी शुक्र के पास था। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस जो है व्यापार है। व्यापार के बिना दुनिया की कोई सरकार नहीं चलती, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो। इसीलिए दोनों ने आपस में मत बनाया कि हाँ तुम भी शराब बेचो मैं भी शराब बेचूं, दोनों एक्साइज ड्यूटी में कमाएंगे और देश चलाएंगे। ठीक है, तो यही चीज करने के लिए उन्होंने बोला 7th हाउस में ऐसा करो, जनता गई कहीं भी, ये लो शुक्र तुम ले लो, क्या करना? व्यापार करना। इसीलिए 7वें भाव पर दोनों की साझा हिस्सेदारी मान के चलिए, ये भी इसको फ्रीडम दे देता है और ये भी दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से 8वें की बारी आई। 8वां जो था वो भाव में कौन काम करेगा, क्योंकि कर्म करने के लिए कोई मिलता ही नहीं है। तो उन्होंने बोला किससे काम कराओगे? इसने कहा हम काम करा सकते हैं सिर्फ शनि से। कर्म जो है काम करने वाला ग्रह वो कौन है? वो शनि। तो कारकत्व किसको दे दिया? उसने उठा के कारकत्व इसको दे दिया। ठीक है, इसके बाद 9th की बारी आई।
नाइन्थ जो था वो ज्ञान था, अब शनि कहाँ और ज्ञान कहाँ, सवाल ही नहीं उठता। तो इन्होंने बोला कि ये एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है तो क्या करते हैं, इसको जुपिटर को दे देते हैं। तो इसका एक पार्ट आया जुपिटर के पास, इसका एक पार्ट आया जुपिटर के पास, लेकिन अब शुक्र भी तो है, उसको भी तो काम कराना है। वो मांग करेगा इस पर्टिकुलर के लिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जगह गुरु के साथ साथ किसको सपोर्ट करके दो, खुद को करके दो। क्यों? क्योंकि ये मेरा दुश्मन है, मेरे को सुनेगा समझेगा नहीं, मैं कुछ बोलूंगा ये कुछ बोलेगा। शुक्राचार्य और यहाँ पे गुरु दोनों कहीं ना कहीं एनिमिकल है। तो ये जो तीसरा है पराक्रम, यहाँ पे इनकी आपस में तो नहीं बन पाएगी, ये तो तय है, क्योंकि दोनों के नेचर अलग अलग है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य को भी सत्ता संभालनी पड़ी कि ठीक है ये मेरा आदमी है, ये कुछ नहीं करे, इसके लिए हम यहाँ खुद संभालेंगे। तो यहाँ पे आप 9th हाउस में देखते हो उसके कारकत्वों पे सूर्य भी आएंगे और साथ साथ गुरु भी आएंगे। अब यहां तक तो ठीक था। अब बात आई 10वें घर की। 10वां घर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, क्योंकि त्रिकोण में ये सबसे बलवान है, जो इस पे कब्जा कर लेगा वो सबसे बड़ी पावर होगी, जो यहाँ पे कब्जा करेगा उसकी सबसे ज्यादा चलेगी, क्योंकि वो सीधे सीधे कर्म करा सकता है। अब इसके लिए आपको जब कारक मिलते हैं ना, इस भाव में कारक, यहाँ पे सूर्य अपनी भी सत्ता रखता है, गुरु को अपना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखता है, यहाँ पे शनि को रखा जाता है कर्म कराने के लिए, और यहाँ पे आपको बुध को रखा जाता है। इसीलिए इस भाव के 4 दावेदार आते हैं, 4 दावेदार। अगर व्यापार की बात आ जाती है तो बुध को जोड़ा जाता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो जुपिटर होता है, अगर सर्विस होती है, सर्विस फॉर रॉयल सेक्टर्स ऑलवेज गिवन बाय सैटर्न, शनि। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान जो कहीं पे भी सरकारी नौकरी करता है वो शनि के दम पे करता है, ध्यान रखना। इसके बाद सूर्य अगर वहां पे रखते हैं, इसका मतलब है कि वो आपको अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन देना चाहते हैं, इसीलिए 10th भाव पे कारकत्व इनका हो जाता है। और इसी तरीके से 11th में अगर आएंगे तो 11th के अंदर बेसिकली अगर हम देखा माने तो ये मर्क्यूरी के लिए एक अच्छा भाव कहा जाता है, क्योंकि आपको लाभ और व्यापार इसमें बुध सपोर्ट करता है। लेकिन साथ ही साथ जब इस फॉर्मेशन में चलते हैं तो 11th गेन्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक फैक्टर आता है, वो आता है जुपिटर का। ठीक, इसके बाद बचता है 12th हाउस। तो 12th हाउस में फिर कुछ नहीं, यहाँ पे फिर जाके आप किसको लगा देते हो, यहाँ पे आप लगा लेते हो शनि को। अब इसमें इस पूरे जंग में मंगल को 1 और 2 डिपार्टमेंट मिले, ठीक है, शनि को एक यहाँ का डिपार्टमेंट मिला, एक यहाँ का डिपार्टमेंट मिला, एक यहाँ का डिपार्टमेंट मिला। तो इस हिसाब से शनि और मंगल के बीच में थोड़ा सा टशन है कि भाई मेरे को 2 ही डिपार्टमेंट, ये काम करने को 3-3 डिपार्टमेंट। इसलिए हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि इनके आपस में जब भी दशाएं अंतर दशाएं चले, युद्ध तो होके रहेगा, क्योंकि भाव के अंदर हम सबको इक्वली हर चीज नहीं दे पाए। मंत्रालय जब बढ़ रहा था, मंत्रालय बढ़ते समय आप हर किसी को खुश नहीं कर पाए, इसीलिए इनकी आपस में कुछ कुछ लड़ाइयां जो है वो बरकरार रहेंगी। ठीक है, तो अब अगर आप राशि तक समझ गए कि कैसे मैंने ये वाले डिविजन्स को किया है, ये जो डिविजन्स हैं ये इक्वल डिविजन्स है, इसके अंदर चंद्रमा और सूर्य दोनों ने बराबर बांटा है। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है वो है भाव, और भाव को सूर्य अपने तरीके से बांटेगा, क्योंकि वो केंद्र है, केंद्र सरकार है, इसीलिए। तो इस तरीके से आपकी राशि और फिर आपके भाव के कंसेप्ट जुड़े हुए होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाव किसका था और राशि किसकी घुसी? भाव अगर सूर्य का था, राशि घुस गई है शनि की, तो भैया भाव परेशान हो रहा है, राशि परेशान नहीं हो रही। समझे आप? राशि इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अगर मेरे को कोई बोले कि राशि क्या है, व्हाट इज अ राशि, देन द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर। राशि इज नथिंग मोर देन अ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर नक्षत्र के
पर्टिकुलर पद के एड्रेस को बताते हो। जब कभी भी आप अपनी जिंदगी में कोई एड्रेस लिखते हो तो आप इसी तरीके से चीजों को लिखते हो कि उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, उसका स्टेट कौन सा था, और आखिरी में उसका पिन कोड लिखते हैं। तो वही चीज हम कुंडली में पढ़ रहे होते हैं। आप अपने एड्रेस में एक तो लिखते हो डिस्ट्रिक्ट, एक आप लिखते हो अपना स्टेट कौन सा है जहां पे आपको भेजना है, और इसके बाद आप एक पिन कोड डालते हो। बस यही चीज को आइडेंटिफाई करने के सिस्टम को कुंडली के अंदर बनाया गया, जिसमें से स्टेट जो है, ये स्टेट इसको कहते हैं राशि, जो इसका डिस्ट्रिक्ट होता है उसको कहते हैं नक्षत्र, और जो उसका पिन कोड होता है दैट इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ अ प्लेनेट। जितने डिग्री पे वो बैठा हुआ है वो उसको डिसाइड कर देता है कि वो उस नक्षत्र के किस पद में जाके कहाँ बैठा है। वो उस पिन कोड की तरह काम करता है, वो राशि जो है वो स्टेट की तरह काम करती है, वो नक्षत्र जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट की तरह काम करता है। जब भी सूर्य राशि बाय राशि चलता है तो वो हिसाब किताब किससे मांगता है? राशि के स्वामी से मांगता है। बताओ क्या करके दिया आपने? ठीक है। जब कभी भी चंद्रमा चलता है तो वो सब नक्षत्रों से हिसाब किताब लेता हुआ ही चलता है। इसीलिए नक्षत्र पद को भुला दिया गया, नक्षत्र पद को भुला के फोकस सभी ने नक्षत्र पे रखा, नक्षत्रों से मिलके फिर राशियां बनी, और राशियों से इस तरीके से आपकी कुंडलियां काम करती। तो जब कभी भी आपको बेसिक फंडामेंटल समझना हो तो 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना। भाव किसका है, भाव का कारकत्व किसका है, राशि किसकी है, वह अपना एडमिनिस्ट्रेशन उस भाव में किस तरह से चला पाएगा, क्या फ्रेंडली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और इसके बाद सूर्य और चंद्रमा के बीच का रिलेशन क्या है किसी भी इंडिविजुअल कुंडली में, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ पंचांग। वो पंचांग बताएगा। अगर किसी देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टशन चल रही है, सूर्य और चंद्रमा में टशन चल रही है, तो अंदर के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो फायदा उठा ले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कुंडली में कोई सा भी बड़े से बड़ा राजयोग तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि सूर्य और चंद्रमा बलवान नहीं होंगे। अगर उन दोनों के बीच के रिलेशन में टशन है तो कोई भी दूसरे ग्रह अपने अपने तरीके से अपने अपने राज्य अपने अपने क्षेत्र में काम करता चला जाएगा और कुंडली डिस्टर्ब हो जाएगी। कुंडली डिस्टर्ब हो जाएगी। कोई भी कुंडली कभी बैलेंस नहीं होती, ये याद रखना, चाहे वो किसी भी इंसान की हो। आज के पर्टिकुलर डेट पे मैं आपको इतना ज्ञान बांट रहा हूं, लेकिन मैं अभी बहुत ही कम कॉल्स को ले रहा हूं। रीजन ये है, मेरा जन्म नक्षत्र मंगल है जो इस समय राहु के साथ युति किए हुए, इसीलिए हो सकता है मैं कहीं जगहों पे कंफ्यूजन क्रिएट कर लूं, तो मैं अवॉइड कर रहा हूं इस समय कहीं पे भी किसी भी तरह के नए कॉल्स को लेकर उनको इस समय रिप्लाई करने की। सिर्फ इतनी सी चीज, क्योंकि हर कहीं पर हर कॉम्बिनेशन हर जगह पे कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस या डिसबैलेंस करेगा। किसी भी इंसान की जिंदगी प्योरली बैलेंस नहीं होती। हमें बस यहां से ये निकालना होगा किन एरियाज में डिसबैलेंस है और उसे कैसे बैलेंस करें। इस चीज को एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा राशि तक आने में 108 मालाओं के बीच का संबंध, और साथ साथ किस तरह से राशियां बटी हुई हैं जो कि सूर्य से भी और चंद्रमा से बराबर है, लेकिन भाव के अंदर जाके जो टशन होगा वही आपके जिंदगी के अंदर चुनौतियों का कारण बनेगा। धन्यवाद।